अच्छा, क्लास हमारे पास जो अगला हमारा एमसीयूज़ है वो है अब मेल इज़ हेट्रोजाइगस फॉर अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट इस स्टेटमेंट। अब ज़रा ये स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। वो कहता है मेल जो है वो हेट्रोजाइगस है एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, यानी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर पर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है हमारे पास एक, और जो मेल है वो उसमें हेट्रोजाइगस है। ज़रा और से इस एमसीक्यूज को पढ़ें। वो कहना क्या चाह रहा है, हेट्रोजाइगस कब होता है, जैसे एक कैपिटल है एक स्मॉल है इस तरह। अब देखें हमारे पास मेल का अगर सेक्स लिंक अगर क्रोमोसोम की बात करें ना तो वो तो होते ही एक्स वाई हैं, तो इसमें हमारे पास हेट्रोजाइगस कोई चीज़ हो सकती है। एक एक्स है, वाई को तो हम वैसे ही नहीं देखते, एक्स की बेस पे देखते हैं, तो क्या एक एक्स कभी हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस हो सकते हैं? हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस तब होता है जब कैपिटल एक्स, होमोजाइगस तब होना था जब दोनों कैपिटल एक्स होने थे या दोनों स्मॉल एक्स होने थे, और हेट्रोजाइगस तब होना था कि एक कैपिटल एक्स और एक स्मॉल एक्स, तो ये हेट्रोजाइगस होने थे। वो कहता है मेल इज हेट्रोजाइगस फॉर अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। ये बात तो बच्चे बिल्कुल यहाँ से हमें पता चला कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेल के पास होता ही सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, वो होता है हेमिजाइगस। ठीक है, हम ऑप्शन पढ़ते हैं। वो कहता है इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय द डिसऑर्डर। जी हो सकता है इंडिविजुअल, अगर उसको एक्स लिंक बीमारी है तो वो अफेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उसने स्टेटमेंट ही गलत दी हुई है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज मेल्स आर हेमीजाइगस फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। बच्चे इसकी करेक्ट ऑप्शन है बीटा, बाकी सारी ऑप्शन जो भी हैं वो सारी की सारी गलत हैं, क्योंकि मेल ये पॉसिबल ही नहीं है कि मेल जो है वो किसी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर पे हेट्रोजाइगस हो सके। उसके बाद होता ही एक एक्स क्रोमोसोम है, वो होता ही हेमीजाइगस है। हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस तो तब होगा ना जब दो होंगे, उस बेस पे कर रहे होंगे। ठीक है, नीचे ये मैंने एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस बताई हुई है कि अगर फादर जो है वो अफेक्ट है तो हमें पता है फादर के एक्स क्रोमोसोम में मसला है, वाई क्रोमोसोम तो वैसे ही नहीं इन्वॉल्व होता, तो ये एक्स क्रोमोसोम हमें पता है उसका सारे के सारे जो उसकी डॉटर्स हैं उसके अंदर जाएगा। ठीक है, और जो वाई क्रोमोसोम है वो उसके सन्स के अंदर जाएगा। तो ये जो इसकी डॉटर्स हैं इनमें एक एक्स जो ख़राब वाला है वो फादर की तरफ से आ गया, दूसरी मदर की तरफ से एक नॉर्मल आ जाएगा। तो ये जो डॉटर्स हैं ये होंगी तो अनअफेक्टेड हेट्रोजाइगस होंगी। ये क्या होंगी? हेट्रोजाइगस, यानी इन्हें बीमारी तो नहीं होगी। बीमारी तो तब भी होगी जब रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव होना था, यानी हमारे पास दोनों स्मॉल एक्स होने थे। अभी इनके पास एक कैपिटल एक्स है एक स्मॉल एक्स है, हेट्रोजाइगस है, तो ये बीमारी की कैरियर है। ये खुद अफेक्टेड नहीं है लेकिन ये कैरियर है, आगे से इनकी औलाद जो होगी वो अफेक्टेड होगी। ठीक है, अगर हमारे पास अनअफेक्टेड मदर है, ठीक है, कैरियर है, कैरियर यही जो इसकी डॉटर थी ये आगे हमने देख लिया कैरियर है। अब क्या होगा, अब फादर से एक्स क्रोमोसोम जाना है सारी डॉटर्स के अंदर, इस डॉटर के अंदर चला जाएगा और इस डॉटर के अंदर चला जाएगा, और उसका जो वाई क्रोमोसोम है वो जाना है सन के अंदर, इस वाले सन के अंदर और उसके इस वाले सन के अंदर। ठीक है, अब मदर का जो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, जो सही वाला एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम उसकी एक डॉटर में जाएगा, ये वाली डॉटर में, एक एक्स क्रोमोसोम उसका एक डॉटर में जाएगा। सिमिलरली ये वाला एक एक्स क्रोमोसोम उसका एक सन के अंदर जाएगा और ये वाला एक्स क्रोमोसोम उसका एक सन के अंदर जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब इन दोनों को तो कोई मसला नहीं होगा क्योंकि दोनों, एक को तो एक्स क्रोमोसोम मिला है फादर से डॉटर, इस डॉटर को, और एक उसको एक्स मिला है मदर से। मदर से कौन सा वाला मिला जो सही था? इस सन को भी कुछ नहीं होगा क्योंकि इसको वाई जो है फादर से मिला है और एक एक्स मदर से मिला है, कौन सा वाला एक्स जो सही था? इस डॉटर को हमारे पास एक एक्स मिला है फादर से, दूसरा एक्स मिला है मदर से जो कि ख़राब वाला था। ठीक है, तो ये जो होगी ये दोबारा कैरियर बन जाएगी, हेट्रोजाइगस है। ये जो हेट्रोजाइगस होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव में वो हमेशा कैरियर होती है। ठीक है, और ये जो ये वाला सन है इस बेचारे को वाई तो फादर से मिल गया, एक्स जो है वो मदर से मिला है और वो वाला एक्स मिला है जो ख़राब है, तो ये वाला बच्चा जो है ये हमारे पास अफेक्टेड होगा। तो इसकी रेशो बनेगी 25%। ये अगर इस तरह का कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आपने उसके अंदर आराम से जो है वो आप इजीली इसको बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है ना डाई हाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस, हाउ मैनी डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल इन द F2 जनरेशन। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल डाई हाइब्रिड क्रॉस का कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि दोनों ट्रू ब्रीडिंग है। ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब है? कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी अगर आप इनका क्रॉस इसके साथ ही करवाएंगे तो सारी की सारी जो जनरेशन होगी ना वो यही जीनोटाइप पे आएगी, यही फिनोटाइप पे आएगी। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग उसको कहते हैं हम। ठीक है, इनकी सारी की सारी जो जनरेशन है ना वो कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगी, ये ट्रू ब्रीडिंग की का मतलब होता है। ठीक है, और इसका क्रॉस करवाया हमने कैपिटल स्मॉल वाई के साथ, ये भी ट्रू ब्रीडिंग था। इसको जब हमने क्रॉस करवाया, इसी के ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब है कि मैं इसको इसके साथ क्रॉस कराऊंगा तो सारी जो जनरेशन है वो स्मॉल वाई आएगी। ठीक है, अब वो कहता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये तो मैंने ट्रू ब्रीडिंग की एग्जांपल दी ना, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस। वो कहता है कि जब मैं इसका इसके साथ क्रॉस करवाता हूँ, ठीक है, इन दोनों का आपस में क्रॉस कराता हूँ, ठीक है,
तो उसमें जो F1 की वो बात नहीं कर रहा, वो F2 की बात कर रहा है, ठीक है। अगर हमने ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो हमें इसकी F1 जनरेशन भी बनानी पड़ेगी। F1 जनरेशन जो इसकी होगी ना, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनकी जो F1 जनरेशन आएगी ना बच्चे, वो सारी की सारी आएगी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आप करके भी देख सकते हो, ये आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। F1 तो आ गई, हमें मसला है F2 से, हमने F2 देखनी है, ठीक है। तो जब इसकी हम F2 जनरेशन करवाएंगे तो F2 जनरेशन इसका मतलब ये है कि इसको हम इसी के साथ क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। जब हम इसको इसके साथ ही क्रॉस करवाएंगे ना, तो इसको क्रॉस कराने के लिए हमें पहले इसके गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। हमें पता है इसके 4 गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। इसके भी 4 बनेंगे, कौन कौन से? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये 4 गैमेट्स इसके बने हैं। यही सिमिलर 4 गैमेट्स जो हैं वो इसके भी सेम यही बनेंगे। फिर हम एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे जहाँ पे हम जो है वो इसको क्रॉस करवाएंगे इन सारों का, ठीक है। अब हम पुनेट स्क्वायर, इसके गैमेट्स मैं इधर ही लिख देता हूँ। ये देखिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके भी सिमिलर यही थे, तो मैं उसके भी ऊपर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अभी देखिए इनके मैं बनाने लगा हूँ आगे इनके जनरेशन्स के कितनी जीनोटाइप्स बनेगी। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये ऊपर वाला कैपिटल वाई था, सॉरी। कैपिटल आर कैपिटल वाई, मैं थोड़ा सा अगर स्क्रीन को जो है वो इधर कर लूँ। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसका मैं अगर बनाऊँ यहाँ पे ऐसे, तो ये बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। उसके अलावा बाद इसकी जो जनरेशन है वो भी बनेगी कैपिटल आर कैपिटल वाई। मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम करके इधर लेके जाऊँ, ठीक है। इसकी जनरेशन क्या बनेगी? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब बच्चे ये कितनी जीनोटाइप्स बनी है? टोटल गिने हमारे पास जो है, टोटल जो है 16 जीनोटाइप्स बनी है। ये देखें, 1 1 2 3 4 को 4 के साथ 4 कॉलम्स हैं, 4 रोज हैं, 4 मल्टीप्लाई है 4 इज इक्वल टू 16। तो टोटल हमारे पास 16 जीनोटाइप्स आई हैं, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास टोटल कितनी जीनोटाइप्स आई हैं? 16। तो इसका आंसर होगा बच्चे 16 जीनोटाइप्स हमारे पास आई हैं, ठीक है। वो कहते हैं अ कलर ब्लाइंड वोमेन मैरीज अ नॉर्मल मैन, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर सन्स विल बी कलर ब्लाइंड, ठीक है। कलर ब्लाइंड पहले डिजीज़ का आपने देखना, ये होती क्या है? ये होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि मदर जिसको कलर ब्लाइंड वोमेन है उसके अंदर दोनों जो है वो स्मॉल एस रिसेसिव एस पड़े हुए हैं, एक्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और जो मेल है, मैन जो है वो नॉर्मल है, यानी उसका जो है वो हमारे पास कैपिटल एक्स और वाई है, ठीक है। यानी ये नॉर्मल मैन है बिल्कुल, ठीक है। अब इसको जब हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो इसके जो क्रॉस में हमारे पास देखें, जो इसका मैं आगे से बनाता हूँ बच्चे, 2 सन बना देता हूँ मैं इसके और 2 डॉटर्स बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके आगे से बच्चे ये देखें, ये सन है, फिर डॉटर फिर सन और यहाँ पे एक डॉटर बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखें, अब डॉटर को आता है बच्चे एक क्रोमोसोम मदर से, एक क्रोमोसोम फादर से, ठीक है। फादर से तो उसको आएगा ये वाला एक्स, ठीक है, ये वाला एक्स आएगा। मैं इसके कलर चेंज करूँ ज़रा, ये वाला एक्स आएगा, ठीक है। फादर से इसको कैपिटल एक्स आ गया, मदर से इसको क्या आएगा? स्मॉल एक्स आएगा, ठीक है। फिर ये वाली जो डॉटर है इसको भी फादर से क्या आएगा? कैपिटल एक्स आएगा, मदर से क्या आएगा? ये दूसरा वाला स्मॉल एक्स आ जाएगा, ठीक है।
अब ये जो सन है, सन से को फादर से तो आना है वाई, दोनों सन्स को दोनों सन्स को फादर से वाई वाई आ जाएगा, कैपिटल वाई आ जाएगा। मदर से कौन सा आएगा, एक को ये वाला एक्स आएगा, एक को ये वाला एक्स, तो ये आएगा एक ये एक्स और एक ये एक्स। अब देखें दोनों जो डॉटर्स हैं वो हेट्रोजाइगोट हैं, इनके अंदर बीमारी तो नहीं होगी लेकिन ये कैरियर होंगी क्योंकि इनके अंदर एक स्मॉल एक्स आ रहा है। लेकिन जो सन्स है दोनों के दोनों सन्स, उन दोनों सन्स के अंदर स्मॉल एक्स है, यानी वो रिसेसिव है। तो इसका मतलब है कि जितने भी सन्स होंगे सारे के सारे सन्स के अंदर बीमारी होगी। ये दोनों सन जो हैं ये कलर ब्लाइंड होंगे, ठीक है, ये दोनों सन जो हैं वो मेरे पास कलर ब्लाइंड होंगे। तो इसका ऑप्शन आएगा बच्चे, करेक्ट ऑप्शन इसका होगा डेल्टा ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन इसका डेल्टा ऑप्शन होगा, ठीक है। इंडिविजुअल्स डोमिनेंस डिफर फ्रॉम मेंडेलियन डोमिनेंस इन डैट, वो क्या सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिफर्स फ्रॉम मेंडेलियन डोमिनेंस इन डैट। पहले तो आपने ये समझना है कि मेंडेलियन डोमिनेंस क्या है। मेंडेलियन डोमिनेंस ये है कि दो एलील्स हैं मेरे पास, कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो ये जो कैपिटल ए है ना बच्चे ये डोमिनेंट होगा इसके ऊपर, और ये स्मॉल ए जो है ना वो रिसेसिव होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये कहती है कि अगर मेरे पास कैपिटल ए और एक स्मॉल ए है तो इसमें से दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं होंगे, ये दोनों जो है अपना इफेक्ट शो करेंगे और वो इफेक्ट जो होगा उसका मिक्सचर बन जाएगा। तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो मिक्सचर बन के आएगा। लेकिन इसमें जो रिजल्ट था वो सिर्फ इस डी वाले का आएगा रिजल्ट, ठीक है, ये डी वाला आगे अपना रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये डी वाला जो है वो आगे सिर्फ अपना रिजल्ट देगा, लेकिन ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहती है कि दोनों का जो है वो मिक्सचर बन के आएगा, ठीक है। जैसे ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक रेड रोज है और एक आर रोज है, ठीक है, तो जो इनका रिजल्ट आया वो दोनों रेड और वाइट को मिक्स करके पिंक बना, लेकिन ये थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर हम बात करते हैं मेंडेलियन डोमिनेंस की, तो मेंडेलियन डोमिनेंस में ये देखें ये रेड जो है ये डोमिनेंट है, तो इसका जो डॉटर आना था, ये इसका जो आगे से ऑफस्प्रिंग आना था, F1 जनरेशन आई थी, वो सारी की सारी रेड होनी थी, ठीक है। तो ये मेंडेलियन डोमिनेंस थी। तो अगर हम इसको पढ़ें वो कहता है डोमिनेंट एलील्स कम्प्लीटली मास्क रिसेसिव वंस, ये तो मेंडेलियन डोमिनेंस की बात है ना, ये तो हम इसको काट देते हैं। हेट्रोजाइगोट ऑफस्प्रिंग शोज अ ब्लेंड ऑफ मिक्सचर ऑफ पेरेंटल ट्रेट्स, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, लेकिन हम बाकी भी पढ़ते हैं। ओनली होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल शो द डोमिनेंट ट्रेट, ये बात बिल्कुल गलत है। वो कहता है कि अगर दोनों कैपिटल आर हैं तो तब ट्रेट शो होगा हमारे पास, लेकिन अगर एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है तब कोई भी ट्रेट शो नहीं होगा। तो ये तो वैसे ही गलत बात है, नहीं ये तो किसी रूल के अंदर नहीं है। इट फॉलोज मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं शो करता मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडेलियन डोमिनेंस की बात शो करती है, तो ये भी ऑप्शन गलत, तो हमारी ऑप्शन होगी बीटा ऑप्शन, क्लियर है। उसके बाद वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस रिजल्ट इन द हाईएस्ट जीनोटाइपिक वेरिएशन अमंग ऑफस्प्रिंग, ठीक है। वो कहता है पहली ऑप्शन कि कौन सा इसमें से जो कॉम्बिनेशन है ना वो सबसे ज़्यादा वेरिएशंस लाएगा, ठीक है। पहली वो कहता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विद म्यूटेशन। पहली बात आप याद रखें, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो बच्चे होते हैं ना, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट्स, तो उसके अंदर तो कोई हमारे पास वेरिएशन नहीं आ सकती। फिर उसने आगे लिखा विद म्यूटेशन, एक आध म्यूटेशन आ भी गई तो इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगी, हाईएस्ट चेंजेस नहीं आएंगी, हाईएस्ट वेरिएशन नहीं आएंगी, ठीक है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में तो आती ही नहीं, लेकिन उसके अंदर तो अगर थोड़ी सी म्यूटेशन हो जाएगी थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन इन प्लांट्स, अब सेल्फ पोलिनेशन का क्या मतलब है, ये एक प्लांट है, ये उसका मेल पार्ट है ऊपर और नीचे फीमेल पार्ट है, और इनके दरमियान आपस में रिप्रोडक्शन क्रॉस हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ये हैं तो एक ही प्लांट के ना, एक ही प्लांट में कितनी कुछ चेंजेस आ जाएंगी उसके आगे, ठीक है। एक प्लांट का मेल भी वैसे ही होगा, फीमेल भी वैसे होगी, तो दोनों का आगे जो प्रोडक्ट होगा वो भी उस प्लांट के जैसा ही होगा, तो ऐसा कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएंगी, ठीक है। फिर वो कहता है क्रॉस पोलिनेशन विद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है कि मेल पार्ट इस प्लांट पे है, फीमेल पार्ट दूसरे प्लांट पे है, और उसके अंदर उनका आपस में क्रॉस हुआ है, तो इसमें तो वैसे भी चेंजेस आएंगी क्योंकि मेल कोई और है फीमेल कोई और है, तो इसमें तो वैसे भी चेंजेस आएंगी। ऊपर से वो कहता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आप ऐड कर दें, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंटल की ये होती है। अब इसमें देखें अगर मेरे पास स्टार्ट में दो फिनोटाइप्स हैं ना, दो जीनोटाइप्स हैं, तो एंड पे मेरे पास कोई 16 जीनोटाइप्स बनी हैं, और स्टार्ट में सिर्फ 2 फिनोटाइप्स थी, स्टार्ट में मेरे पास सिर्फ 2 फिनोटाइप थी, और एंड पे मेरे पास 4 फिनोटाइप्स आई हैं इसमें। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर आपने पढ़ा हो तो इसमें जो है एक तो पहले ही उसमें क्रॉस पोलिनेशन हो रही है, पहले ही दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग है, उसके ऊपर उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हो रही है, और ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं और ज़्यादा वेरिएशंस आ रही हैं, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी बच्चे चार्ली। अगली ऑप्शन है क्लोनिंग विद इन्वायरमेंटल। क्लोनिंग आपको पता है बच्चे, क्लोनिंग हमेशा अगर आपने एक ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग की है ना तो वो उसकी एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी होगा, वेरिएशन तो उसमें ना होने के बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा एमसीक्यू था। अगला एमसीक्यू है अ जीन हैज़ 2 एलील्स,
कैपिटल ए एंड ए इन अ पॉपुलेशन अंडर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए इज 0.3 व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट। ठीक है, तो वो कहता है कि हमने हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के जरिए ना फाइंड करना है कि इन दोनों एलील्स की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास ए जो है वो पी को डोनेट कर रहा है और जो स्मॉल ए है वो क्यू को डोनेट कर रहा है। तो हमारे पास उसने एलील ए इसकी तो हमारे पास दी हुई है फ्रीक्वेंसी 0.3। ठीक है, अब हमने क्यू की तो दी हुई है, पी की निकालनी है। तो पी की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी क्यू माइनस 1। ठीक है, पी आ जाएगा 1 माइनस, ये आता है 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7। ठीक है, अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है इन दोनों का जो हेट्रोजाइगोट बनेगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट का फॉर्मूला होता है बच्चे कि अगर इन दोनों का हम हेट्रोजाइगोट बनाए तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी। हेट्रोजाइगोट का फॉर्मूला होता है बच्चे 2 इंटू पी इंटू क्यू, तो 2 इंटू 0.3 इंटू 0.7 बच्चे ये हमारे पास आती है इसकी कैलकुलेशन के बाद 0.42। तो इसकी ऑप्शन होगी बच्चे 0.42, चार्ली ऑप्शन। क्लियर है। उसके बाद वो कहता है कि अ टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म बिटवीन अ प्लांट विद अननोन जीनोटाइप एंड अ होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट इफ ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर डोमिनेट इन फिनोटाइप द अननोन जीनोटाइप इज। वो कहता है कि हमारे पास एक प्लांट है जिसकी जीनोटाइप हमें नहीं पता क्या है। जब मैंने उसका क्रॉस करवाया एक होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट से, ठीक है, एक ऐसा प्लांट जो होमोजाइगस रिसेसिव था, यानी स्मॉल आर फॉर एग्जांपल रिसेसिव है, तो जो ऑफस्प्रिंग्स आए ना सारे के सारे, वो सारे के सारे जो थे वो डोमिनेंट थे। इसका क्या मतलब है, ये टेस्ट क्रॉस उसने करवाया है। ठीक है, अब एक ही केस, ये देखें ये तो है रिसेसिव, अब एक ही केस हमारे पास बनता है जिसमें हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो सारे के सारे डोमिनेंट, और वो केस होता है हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट का। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मेरे पास दोनों जो है वो डोमिनेंट हो, होमोजाइगस हो, उसका अगर मैं क्रॉस कराऊँ ना रिसेसिव के साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तब जो सारे के सारे इंडिविजुअल्स आते हैं ना वो आते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये देखिए ये है सारे के सारे हैं तो हेट्रोजाइगस लेकिन डोमिनेंट हैं। तो उसने भी हमें ये कहा है कि ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर डोमिनेंट इन फिनोटाइप। क्यों डोमिनेंट है, क्योंकि उनके अंदर कैपिटल है, और कैपिटल तभी आएगा सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब एक पेरेंट जो है वो डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट होगा और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव होगा। तो इसकी ऑप्शन बच्चे बनती है होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आयन इन द बॉडी वुड डायरेक्टली इंपेयर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द स्केलेटल मसल। ठीक है, पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि स्केलेटल मसल में कैल्शियम करवा क्या रहा होता है। ठीक है, ये मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्टिन वो है, ब्रिज है, एक्टिन का मेरे मॉलिक्यूल हैं, ये देखिए ये एक्टिन की मेरे पास ये स्ट्रक्चर मैंने एक्टिन का बना रहा हूँ। अब एक्टिन को ना, एक्टिन ने जुड़ना होता है म्योसिन के साथ। ये मेरे पास ऐसे म्योसिन होता है, यहाँ पे इसका यहाँ से ऐसे हेड आ रहा होता है। ठीक है, ये म्योसिन है, इसके ऊपर इसका हेड आ रहा है। अब इस हेड ने आके ना इस एक्टिन के साथ जुड़ने हैं, लेकिन मसला क्या आता है कि हमारे पास इस हेड के ऊपर एक हमारे पास एक्टिन के ऊपर ऐसे एक हमारे पास लेयर होती है ट्रोपोमायोसिन की। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन की, जिसने इसको कवर करके रखा होता है। ठीक है, ऐसे कवर करके रखा होता है और इस हेड को इस एक्टिन के साथ जुड़ने नहीं देती। ठीक है, अब इस ये जो मैंने लेयर बनाई है ना ट्रोपोमायोसिन की, इसके साथ ही यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास ट्रोपोनिन। ठीक है, टीपी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कैल्शियम आता है, यहाँ से कैल्शियम आया, कैल्शियम आगे क्या करेगा, कैल्शियम आगे जुड़ेगा इस ट्रोपोनिन के साथ। जब वो इस ट्रोपोनिन के साथ जुड़ेगा ना तो वो क्या करवाएगा, वो इस ट्रोपोनिन को खींचेगा, साइड पे ले जाएगा। जब ट्रोपोनिन को खींचेगा, ट्रोपोनिन अटैच है ट्रोपोमायोसिन के साथ, तो ट्रोपोमायोसिन भी खींच के जो है ना वो साइड पे हो जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से एक्टिन के ऊपर से ट्रोपोमायोसिन जो है ना हमारा वो रिमूव हो जाएगा और एक्टिन जो है ना वो बिल्कुल ऐसे हमारे पास अकेला हो जाएगा, उसके ऊपर कोई चीज़ भी नहीं होगी जो उसको अब मायोसिन से जुड़ने से रोक सके। ठीक है, ठीक है, तो मायोसिन जो है वो आके फिर उसके साथ आराम सुकून से जो है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, मायोसिन का हेड जो है वो आके ऐसे आराम सुकून से उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम का ये काम होता है कि वो ट्रोपोनिन के साथ जाके जुड़ता है, उसको साइड पे करता है। जब ट्रोपोनिन साइड पे होगा तो ट्रोपोमायोसिन भी साइड पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखने ऑप्शन डीपोलराइजेशन ऑफ द सार्कोलेमा। कैल्शियम का डीपोलराइजेशन में कोई रोल नहीं होता, डीपोलराइजेशन में रोल होता है सोडियम का और पोटाशियम का, हमने पढ़ा हुआ है नर्व इम्पल्स में। ठीक है, डीपोलराइजेशन। रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, कैल्शियम अंदर आता है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ऐसे कैल्शियम अंदर आता है,
अंदर आता है तो साइनेप्टिक वेसिकल जो है वो बाहर की तरफ रिलीज होती हैं। लेकिन अगर कैल्शियम ना भी हो ना, तब भी अगर पीछे से एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी तेज़ है, उसकी स्ट्रेंथ तेज़ है, तो साइनेप्टिक वेसिकल्स खुद ब खुद भी बाहर निकल सकती हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का ऐसा उनके ऊपर कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं आता, हल्का फुल्का आता है, ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, उसके बाद कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्टिन मायोसिन ब्रिजेस। बिल्कुल सही बात, अगर कैल्शियम नहीं होगा तो ट्रोपोनिन साइड पे नहीं होगा, ट्रोपोनिन साइड पे नहीं होगा तो ट्रोपोमायोसिन साइड पे नहीं होगा। तो इसकी ऑप्शन बनेगी चार्ली। डी भी पढ़ लेते हैं, रीजॉर्प्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। ये तो फजूल बात है, इसका ऐसे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कैल्शियम का कोई रोल नहीं होता न्यूरोट्रांसमीटर्स की रीअब्जॉर्प्शन में। ठीक है, उसके बाद कहता है इफ द साइनोवियल फ्लूइड इन अ जॉइंट बिकम्स अब नॉर्मली थिक एंड विस्कस, वट इज़ द मोस्ट लाइकली फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, अब साइनोवियल फ्लूइड होता क्या है बच्चे, ये बोन है ना मेरे पास, ये एक बोन है मेरे पास, ये दूसरी बोन है, इसके दरमियान होता है जॉइंट, और उस जॉइंट में प्रेजेंट होता है अल्लाह ताला ने एक रखा हुआ है फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम ही होता है कि ये हड्डियों के दरमियान जो है ना फ्रिक्शन उसको कम करे। ठीक है, हड्डियों के दरमियान फ्रिक्शन कम करे, हड्डियाँ जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच ना हो और उनको जो है ना वो चोट ना लगे, मूवमेंट जो है आपके जॉइंट के ऊपर वो अच्छी हो। ठीक है, अब ये साइनोवियल फ्लूइड वो कहता है कि अगर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, नॉर्मली ये थिन होता है और बड़ा लाइट सा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से बोन जो है वो आराम से मूव कर रही होती हैं, जॉइंट आपका मूव कर रहा होता है। लेकिन अगर ये सारा का सारा थिक हो गया, विस्कस हो गया है, तो क्या होगा, बोन्स जो हैं जब वो इसके साथ आके लगेंगी, ऐसे मूव करने लगेंगी, तो ये थिक सी चीज़ है, तो बोन्स में दर्द होना शुरू हो जाएगी, उनकी मूवमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसको ऑप्शन देखते हैं। बिल्कुल साइनोवियल पहली ऑप्शन है, इंक्रीज फ्रिक्शन एंड रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड ने बच्चे हमारे पास ना फ्रिक्शन को कम करना होता है और उस मूवमेंट को ज़्यादा करना होता है। अगर साइनोवियल फ्लूइड जो है वो थिक और विस्कस और ख़राब हो जाएगा तो फ्रिक्शन हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी और मूवमेंट्स हमारे पास कम हो जाएंगी। तो पहली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। बाकी पढ़ते हैं, इंक्रीज मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये तो वो तब करवाएगा ना जब साइनोवियल फ्लूइड थिन होगा और सही होगा, अभी तो वो ख़राब हुआ है तो ये वाला तो वो काम करवाएगा नहीं। इनहेंस न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट टू कार्टिलेज, इसका वो भी तब करवा रहा होता है जब हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड बिल्कुल ठीक होता है, जब नॉर्मल होता है। थिक और विस्कस हो गया तो ट्रांसपोर्ट भी ख़राब हो जाएगी न्यूट्रिएंट की। ठीक है, डिक्रीज रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया इन्फेक्शन, इसका ऐसे इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है बच्चे, तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, वो कहते हैं म्यूटेशन अफेक्ट्स द जीन कोडिंग फॉर ट्रोपोमायोसिन इन स्केलेटल मसल फाइबर। ठीक है, व्हाट कुड बी अ लाइकली कॉन्सिक्वेंस। वो कहता है कि हाँ हमारे पास क्या होता है बच्चे, ये देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर हमारे पास ऐसे ट्रोपोमायोसिन जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो ट्रोपोमायोसिन जो है उस एक्टिन को मायोसिन के साथ जुड़ने से रोकता है। ठीक है, जब कैल्शियम आता है वो इस ट्रोपोनिन के साथ अटैच होता है, ट्रोपोनिन को खींचता है, जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन को भी साथ ही वो खींचता है और वो सेपरेट हो जाते हैं और मायोसिन जो है वो एक्टिन के साथ जुड़ जाता है। अब वो अगर इस ट्रोपोमायोसिन के अंदर कोई abnormality आ गई है ना तो और ये ख़राब हो गया है तो फिर एक्टिन को कवर करने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी। अगर ट्रोपोमायोसिन कम होगा या ख़राब होगा तो एक्टिन को कवर करने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी, एक्टिन जो है वो हमारे पास अनकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, जब वो अनकवर्ड हो जाएगा तो उससे आगे मायोसिन जुड़ जाएगा और मायोसिन जुड़ेगा तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो ट्रोपोमायोसिन अगर कम है तो हमारे पास एम ही खामखा कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी हर टाइम, क्योंकि ट्रोपोमायोसिन ने तो रोकने ना उनको जुड़ने से। ठीक है, तो वो कहते हैं कॉन्टीन्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू अनरेगुलेटेड बाइंडिंग, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं। कंप्लीट पैरालिसिस ड्यू टू द डिसरप्टेड, बच्चे पैरालिसिस कैसे होगा, हमारे पास मूवमेंट तो ज़्यादा हो जाएगी, तो बी ऑप्शन गलत है। इनएबिलिटी डीपोलराइज द, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, गलत। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ट्रोपोमायोसिन का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, गलत, तो ऑप्शन होगी अल्फा। क्लियर है बच्चे। उसके बाद बच्चे हमारे पास अगला आता है इन ऑस्टियोप्रोसिस विद सेलुलर इम्बैलेंस कंट्रीब्यूट्स टू बोन वीकनिंग। ऑस्टियोप्रोसिस में ऐसा क्या काम हो रहा होता है, ये ऑस्टियोप्रोसिस एक बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट की ना एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। ऑस्टियोक्लास्ट बोन के ऐसे सेल होते हैं जिन्होंने बोन को तोड़ना होता है और उसको ख़राब करना होता है। ठीक है, उसकी रीजॉर्प्शन करवानी होती है। ठीक है, तो वो कहता है कि इन ऑस्टियोप्रोसिस सेलुलर इम्बैलेंस कंट्रीब्यूट्स टू बी बोन वीकनिंग। तो मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोप्रोसिस में ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो इस ऑप्शन में क्या होगा। अब देखें बोन के ना 3 सेल होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स जो बिल्कुल इमेच्योर जो नए नए सेल बोन के बनते हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं ना बच्चे, ये बिल्कुल इमेच्योर जो नए नए सेल बन रहे होते हैं ना वो होते हैं। अब ये ऑस्टियोसाइट्स आगे जाके ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट बनते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट कौन से होते हैं, जो बोन को ना स्ट्रेंथ करते हैं, बोन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बोन के अंदर आके चीज़ों को कैल्शियम को डालते हैं और फॉस्फोरस को डालते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट जो है ना वो बोन को वीक करते हैं। ठीक है, बोन को तोड़ते हैं। ठीक है,
तो अगर ओस्टियोप्रोसिस में क्या होता है, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से बोन जो है ना वीक होने लग जाती है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बच्चे होगी इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट ओवर ओस्टियोब्लास्ट। ये ऑप्शन तो हो नहीं सकती क्योंकि ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम हो जाती है। डिक्रीज माइटोसिस ऑफ कार्टिलेज का बच्चे ओस्टियोप्रोसिस में क्या ताल्लुक, ओवर प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन बाय ओस्टियोसाइड। अगर ओवर प्रोडक्शन होगी कोलेजन की फिर तो बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी, लेकिन यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, बोन्स वीक हो रही होती हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत। ठीक है, अगला एमसीक्यूज है बच्चे, ड्यूरिंग लोकोमोशन एंटेगोनिस्ट मसल पेयर लाइक द बाइसेप फंक्शन बाय एंड ट्राइसेप फंक्शन बाय। हमें पता है एंटागोनिस्ट में एक मसल जो है वो रिलैक्स करता है, तो दूसरा एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा जो है वो रिलैक्स करेगा। बड़ा आसान एमसीक्यूज है बच्चे, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा जो है वो रिलैक्स करेगा। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास फ्लेक्शन है, हम हाथ को फ्लेक्स करते हैं, बाइसेप शो कराते हैं अपना, तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, ट्राइसेप रिलैक्स किया होता है। और जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो बाइसेप रिलैक्स करता है, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसकी बच्चे करेक्ट ऑप्शन होगी वर्किंग इन ऑपोजिशन व्हेन वन कॉन्ट्रैक्ट्स द अदर रिलैक्सेस। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि दोनों एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एक को रिलैक्स करना होता है। प्रोड्यूसिंग फोर्स, बच्चे दोनों अलग डायरेक्शन में फोर्स बनाते हैं। स्टिमुलेटिंग बोन मैरो, ये इनका मसल का कोई काम नहीं होता बोन मैरो के साथ, उसके साथ पंगे लेना। ठीक है, उसके बाद वो कहता है इफ अ पर्सन सफर्स डैमेज टू द लिगामेंट्स इन द नी जॉइंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली रिजल्ट। पहले तो आपको पता होना चाहिए लिगामेंट क्या होता है। बोन को बोन के साथ जो चीज़ जोड़ती है उसको हम लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, और ये क्यों होते हैं लिगामेंट, अब बोन्स को ना बोन्स के साथ जोड़ने के लिए हमारे पास लिगामेंट इसलिए होते हैं ताकि बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहें और एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होकर मोशन करें। ठीक है, अब नी जॉइंट पे क्या होता है कि आपकी ये जो ऊपर वाली बोन है, ये वाली, ठीक है, जिसको आप फीमर कहते हैं, ये आपकी नीचे वाली दो बोन्स के साथ ना जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये दो बोन्स के साथ, ठीक है, एक का नाम टिबिया होता है, एक का नाम फिब्यूला होता है, इसके साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, और इनके साथ किसके जरिए जुड़ी होती है, लिगामेंट्स के जरिए। लिगामेंट्स इनको जोड़ के रखते हैं ताकि बोन्स जो है ना वो इधर उधर ना जाएं और अपनी एक दूसरे के साथ ना मिलजुल के मूवमेंट करें। ठीक है, अगर लिगामेंट्स खराब हो जाएंगे, देखिए ये सारे लिगामेंट्स हैं, इन सारे लिगामेंट्स से ना इनको जोड़ा हुआ है, ये 5-6 लिगामेंट्स हैं जिन्होंने ना इन दो बोन्स को जोड़ा हुआ है, फीमर, टिबिया और फिब्यूला को आपस में, ताकि तीनों बोन्स जो है ना वो एक साथ जुड़ी रहें और एक साथ काम करें। अगर ये लिगामेंट्स खराब हो जाएंगे ना तो हमारे पास बोन्स जो है वो जॉइंट्स के ऊपर जुड़ी नहीं रहेंगी और वहाँ पे वो इधर उधर मूव कर जाएंगी, मूवमेंट सारी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो पहली ऑप्शन है कंप्लीट लॉस ऑफ कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। बच्चे इसका तो इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, लिगामेंट का कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब नॉर्मल बोन ग्रोथ, लिगामेंट का बोन ग्रोथ के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं होता। रिड्यूस स्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल डिसलोकेशन, ये बच्चे अगर लिगामेंट खराब होंगे बोन्स इधर उधर फिरेंगी, बोन्स एक जगह पे स्टेबल नहीं रहेंगी और उनकी डिसलोकेशन हो सकती है। ठीक है, ये खराब हो सकती है। इनएबिलिटी टू जनरेट है, इसका बच्चे इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। ठीक है, उसके बाद वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट कार्टिलेज फ्रॉम कॉम्पैक्ट बोन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बच्चे पहले तो आपने ये देखना कि कार्टिलेज होता है हमारे पास सॉफ्ट फ्लेक्सिबल। ठीक है, कार्टिलेज होता है फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट। ठीक है, और बोन होती है कॉम्पैक्ट बोन होती है हमारे पास हार्ड। ठीक है, और कार्टिलेज फ्लेक्सिबल क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स नहीं होते, नो मिनरल्स, इसके अंदर मिनरलाइजेशन नहीं होती, कैल्शियम फॉस्फेट इस तरह की चीज़ें एक्सेस में नहीं पड़ी होती, मिनरलाइजेशन। ठीक है, और ये जो मेरे पास बोन है ये हार्ड इसी वजह से होती है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस, इसके अलावा और बड़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फॉस्फोरस। ठीक है, अब ऑप्शन देखें, कार्टिलेज इज वस्कुलर एंड कंटेन ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट मैंने आपको बताया बोन सेल है, ये ऑप्शन वैसे ही गलत। कॉम्पैक्ट बोन लैक्स कोलेजन फाइबर। बच्चे कॉम्पैक्ट बोन के अंदर कोलेजन होता है तो इस वजह से वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना, कैल्शियम, फॉस्फोरस और साथ उसमें कोलेजन होता है जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग होती है। कार्टिलेज में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। कार्टिलेज हैज़ अ नॉन मिनरलाइज मैट्रिक्स अलाउंग फ्लेक्सिबिलिटी। शाबाश, ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसके अंदर मिनरल्स नहीं होते, इस वजह से वो फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होती है। कॉम्पैक्ट बोन लैक्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। बच्चे कॉम्पैक्ट बोन के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। क्लियर है, ये नीचे मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई हुई है कार्टिलेज की, आप देख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। ठीक है, इसमें देखिए आपको सिर्फ थोड़ी सी यहाँ पे कैल्शियम, कैल्सीफाइड कार्टिलेज, थोड़ी सी कैल्शियम मिलेगी, बाकी पूरे इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये सारा खाली है, ना कोलेजन है, ना कैल्शियम है, ना फॉस्फोरस है। क्लियर है, उसके बाद वो कहते हैं इन लमार्क्स थ्योरी द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग नेक्स इन गिराफ इज एक्सप्लेन्ड बाय। वो कहता है कि गिराफ की ना पहले छोटी नेक होती थी, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हुई। क्यों बड़ी हुई, क्योंकि बच्चे पहले गिराफ को ना फॉर एग्जाम्पल एक दरख्त था जिसने उसने खाना खाना था और वो दरख्त जो था वो यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे पत्ते थे जो उसने खाना खाने थे। ठीक है, ऐसे, लेकिन वो इन पत्तों तक पहुंच नहीं सकता था। फिर आहिस्ता 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 उसने अपनी ना नेक को स्ट्रेच किया, ऊपर की तरफ खींचा। फिर क्या हुआ कि आते आते उसकी जो नस्लें आती गई ना आगे, उनकी नेक जो है ना वो खुद ब खुद बड़ी होती गई। क्यों, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी अपनी गर्दन को खींचते थे पत्ते खाने के लिए दरख्त से। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ये चेंजेस आती गई, मॉडिफिकेशन आती गई और उनकी जो नेक है ना वो बड़ी होती गई। ठीक है, तो वो कहता है कि इसमें क्या हुआ,
पहली ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन जेनेटिक वेरिएशन। बच्चे नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुई उसके अंदर, ये उसने खुद काम किया है। नेचुरल सिलेक्शन तब होती है जब नेचर उसको कोई सहूलत देती, नेचर ने उसको कोई सहूलत नहीं दी, नेचर ने तो उसको इतनी ऊपर पत्ते रख दिए, वो बेचारे ने खुद अपनी मेहनत कर करके जो है वहाँ तक अपनी नेक को लंबा किया। तो पहली ऑप्शन गलत होगी। रैंडम म्यूटेशन, कोई रैंडम म्यूटेशन नहीं हुई, उसने खुद मेहनत की है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड, एक्वायर्ड होते हैं जो आप खुद करेक्टरिस्टिक अपने करें, खुद अपनाएं करेक्टरिस्टिक, खुद अपनाएं। सेल्फ मेड, तो ये करेक्टरिस्टिक उसने खुद बनाया अपनी स्ट्रेच नेक को स्ट्रेच कर करके, तो इसकी ऑप्शन होगी चार्ली। ठीक है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन की वजह से भी नहीं हुआ, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमारा चार्ली ऑप्शन थी। उसके बाद विच ऑब्जर्वेशन मोस्ट लाइकली सपोर्ट्स डार्विन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है वो डार्विन कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। पहले हम देख लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन होती क्या है। नेचुरल सिलेक्शन ये होती है कि कोई भी स्पीशी अपनी ना ओवर प्रोडक्शन कर देता है, बहुत ज़्यादा नस्लें बना देता है, फिर वो सारी नस्लें जो है ना वो आपस में एक दूसरे से स्ट्रगल करती हैं एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, एक स्पीशी दूसरे स्पीशी से लड़ती है एग्जिस्ट करने के लिए, खाने के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है कि एक आधे जो उसमें उसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ज़्यादा अच्छे करेक्टरिस्टिक होते हैं वो ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास पहले बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आ गए 1000। ठीक है, उन 1000 में से क्या हुआ, फिर सारों की आपस में लड़ाई हुई, स्ट्रगल हुई। ठीक है, कि कौन ज़िंदा रहेगा। खाना सिर्फ 500 लोगों के लिए था। ठीक है, फूड हमारे पास सिर्फ 500 लोगों के लिए था। स्ट्रगल हुई, 500 लोगों को खाना मिल गया, जो बेस्ट थे जो लड़ सकते थे उनको मिल गया, तो वो 500 जो थे वो एग्जिस्ट कर गए। ठीक है, और जो बाकी 500 थे जिनको खाना नहीं मिल सका वो ख़त्म हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो ये होती है हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी कि जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है ऑर्गेनिज्म की, आधे उसमें से उन रिसोर्सेज को ले लेते हैं, आधे जो हैं वो नहीं ले पाते और उनकी एलिमिनेशन हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ ऑप्शन। नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो बेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादा ऑप्शनिंग बनाते हैं, जो कम बेस्ट होते हैं वो कम ऑप्शनिंग। गलत। ऑर्गेनिज्म चेंज बिहेवियर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ऑर्गेनिज्म चेंज बिहेवियर अकॉर्डिंग टू, ये ऑप्शन हो सकती है लेकिन अभी हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऑफस्प्रिंग शो इनहेरिटेड वेरिएशन दैट अफेक्ट सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ऐसे ही। इसका ये है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने अंदर ऐसी ऐसी वेरिएशंस लाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी जनरेशन में, जिसकी वजह से उनके अंदर सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ये ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है। करेक्टरिस्टिक अक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ आर पास टू द ऑफस्प्रिंग, बच्चे ये होते तो हैं पास, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो नस्लों के बाद जाके ये पास होते हैं। तो ये भी ऑप्शन जो है वो हल्की फुल्की करेक्ट है, लेकिन अगर हम देखें तो बी, सी और डी में जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सी, तो हम बेस्ट ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो इसकी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, वो कहता है इन अ पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स a sudden increase in birds that prey only on green colored beetles lead to dominance of brown beetle। अब क्या हुआ बच्चे, ग्रीन कलर के जो बीटल थे ना मेरे पास, ठीक है, वो जो शिकारी था उसको वो बड़े पसंद थे, तो वो उसको उनका शिकार करता रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्राउन बीटल्स जो है ना वो ज़्यादा हो गए, ग्रीन बीटल ख़त्म हो गए शिकार कर करके, और ब्राउन बीटल ज़्यादा हो गए। अब ये कौन सी सिलेक्शन की एग्जांपल है। ठीक है, पहले तो मैं आपको सिलेक्शन बताया, ये सारे ऑप्शन बताता हूँ। जेनेटिक थ्रिफ्ट का मतलब होता है किसी भी इवेंट, किसी भी डिज़ास्टर की वजह से कोई एक चीज़ डोमिनेट हो जाए और कोई रिसेसिव हो जाए। फॉर एग्जांपल एक जगह पे ना अब पूरा एक ए पोर्शन है, वहाँ पे रहते हैं ग्रीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, और एक है बी जगह जहाँ पे रहते हैं वाइट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब क्या हुआ, बी जगह के ऊपर आया कोई डिज़ास्टर, कोई सैलाब, कोई इस तरह का कोई धमाका वगैरह, जिससे ये सारे के सारे जो है ना वो ख़त्म हो गए, पीछे क्या रह गए, ग्रीन ऑर्गेनिज्म। इसको कहते हैं जेनेटिक थ्रिफ्ट। किसी इवेंट की वजह से बाय चांस एक जो ऑर्गेनिज्म, एक जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, इसको जेनेटिक थ्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होती है, डायरेक्शनल सिलेक्शन ये होती है कि आपके पास एक जगह पे 100 है पॉपुलेशन है किसी बंदे की, तो उसी जगह पे क्या होगा कि उस 100 में से 50 जो है ना वो अगर ग्रीन है और 50 जो हैं वो रेड हैं, तो बाय चांस किसी वजह से ये होगा कि हो सकता है कि वहाँ पे उनके साथ कुछ इस तरह का मसला है कि 50 रेड जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और 50 ग्रीन जो है वो ज़्यादा हो जाए। जैसे अभी हमने बात किया कि एक शिकारी आया, उसने 50 उसको रेड कलर के पसंद है, तो उसने जो है वो रेड कलर के सारे शिकार कर दिए हैं, बाकी क्या बचेंगे, ग्रीन कलर के बच जाएंगे। इसको कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या होती है, डिसरप्टिव सिलेक्शन ये है कि अगर आपके पास दो जीनोटाइप वो हैं पॉपुलेशन हैं, ठीक है, एक जगह 100 वाइट के हैं और एक जगह 100 रेड के हैं, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि भाईजान मेरे पास ये 100 वाइट और 100 रेड ही आने चाहिए। अगर इनका आपस में मिक्सचर हो गया, फॉर एग्जांपल पिंक बन रहा है,
तो ये पिंक मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं इस पिंक को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मेरे पास सिर्फ ये वाइट वाले और ये रेड वाले होने चाहिए। मतलब दो मेन मेरे पास फिनोटाइप्स होनी चाहिए, दो मेन पॉपुलेशन होनी चाहिए, उनके दरमियान अगर इंटरमीडिएट कोई आती है तो मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। ये होती है डिसरप्टिव सिलेक्शन। और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉपुलेशन है 100 की रेड ऑर्गेनिज्म है। आप कहते हो कि भाई इस ये रेड है तो ये रेड ही रहेंगे, इनकी आगे से कोई नस्ल जो है वो हल्की सी भी पिंक नहीं हो सकती, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। रेड है तो आगे सारी नस्लें एंड तक जो है वो रेड की रेड ही रहेंगी। ये होती है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो हमारे यहाँ पे जो है वो कहता है कि पहले हमारे पास ग्रीन कलर की बीटल्स थी, ठीक है। ग्रीन कलर की बीटल्स जो थी उनके ऊपर शिकार हुआ, ठीक है, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई, पीछे ब्राउन बीटल्स रह गई। तो ये हमने पढ़ा है कि भाईजान ये होती है हमारे पास डायरेक्शनल सिलेक्शन, एक ही डायरेक्शन में आपके पास सिलेक्शन होती रहती है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जेनेटिक थ्रिफ्ट भी तो ये थी, लेकिन बच्चे देखें जेनेटिक थ्रिफ्ट में ना हमारे पास क्या पता वो वाली जो है जो इवेंट है या कोई भी जो सैलाब वगैरह या कोई भी हादसा हुआ है वो इस ग्रीन के ऊपर भी तो हो सकता था ना। यहाँ पे तो ये है कि हमारे पास जो शिकारी है उसको पसंद ही ग्रीन कलर है, तो हमेशा वो ग्रीन कलर को करेगा, ब्राउन जो है वो हमेशा चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो हादसा है बच्चे क्या पता कल को हादसा हो और ये वाले ग्रीन वाले भी ख़त्म हो जाए सारे उसमें। तो जेनेटिक थ्रिफ्ट इस वजह से होता है, ठीक है। जेनेटिक थ्रिफ्ट आपके किसी हादसा या इस वजह से होता है। डायरेक्शनल सिलेक्शन ही होता है कि आप किसी एक को ज़्यादा कर देते हो खुद और एक को कम कर देते हो, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में होता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द इमर्जेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। हमने पढ़ा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया किसकी वजह से आती है, प्लाज्मिड्स की वजह से आती है, ठीक है। प्लाज्मिड्स में हमारे पास म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से जीन्स के अंदर म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आती है। वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज म्यूटेशन, ठीक है। पहले एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर एंटीबायोटिक जो है वो काम कर रही थी बैक्टीरिया के ऊपर, बाद में उस बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन आई, अब वो एंटीबायोटिक आती है उस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, वो अब इफेक्ट ही नहीं शो करती, रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन होती है वो होती है बच्चे नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन रैंडम म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से आपके पास याद रखने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं दी डिस्कवरी ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स स्पोर्ट्स एवोल्यूशन बिकॉज इट शोज। बच्चे आर्कियोप्टेरिक्स मैंने बताया हुआ ये हमारे पास ना एक फॉसिल था जिसके फॉसिल मिले हमें। अब इसके पास क्या था कि ये ना हमारे पास पहले होता था एक आप कह दें कि रेप्टाइल होता था, ठीक है। रेप्टाइल से ये चेंज हो गया हमारे पास बर्ड में, इसमें एवोल्यूशन हुई रेप्टाइल से बर्ड में, ठीक है। रेप्टाइल से इसके अंदर जो है वो बर्ड में एवोल्यूशन हुई, ठीक है। अब इसके अंदर ना दोनों तरह के फीचर्स है। रेप्टाइल के फीचर्स क्या आते हैं, इसकी मुंह के अंदर ना टीथ थे, ठीक है। और बर्ड्स वाले फीचर्स क्या आते हैं, इसके देखिए आपको पर नज़र आ रहे हैं फैदर से, ठीक है। ये दो इसके फीचर्स है। अब हम अगर पढ़ें रैपिड चेंज फ्रॉम रेप्टाइल टू मैमल, बच्चे रैपिड चेंज होता ही नहीं कभी भी, याद रखना एवोल्यूशन में हमेशा प्रोग्रेसिव चेंज होता है। और ये देखें ये मैमल की बात कर रहा है, मैमल अलग होते हैं बर्ड अलग होते हैं, तो ये रेप्टाइल से बर्ड्स में था, पहली ऑप्शन गलत। ट्रांजिशनल फीचर्स बिटवीन रेप्टाइल्स, हाँ जी इसके अंदर रेप्टाइल्स वाले फीचर भी हैं बर्ड्स वाले फीचर भी, तो ये हमारी ऑप्शन करेक्ट होगी। कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्पीशी बाय अनदर, याद रखना है कभी भी एक स्पीशी दूसरी स्पीशी के अंदर कंप्लीट रिप्लेस नहीं हो सकती। फीचर्स आपस में हमेशा उनके मिलते हैं, हल्के फुल्के भी मिलते हैं लेकिन मिलते हैं, कभी भी प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं होती। यानी आप कहेंगे रेप्टाइल कंप्लीटली रिप्लेस हो जाए बर्ड से, ऐसा कभी भी नहीं होता, उनके अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स तो मिलते ही हैं हमेशा। ये एवोल्यूशन का जो है वो मेन पॉइंट है। कल गलत, डायरेक्ट म्यूटेशन फ्रॉम बर्ड टू डायनासोर, बर्ड से तो डायनासोर बने ही नहीं वो बचे, रेप्टाइल से बर्ड्स बने हैं, तो इसकी ऑप्शन होगी बीटा, ट्रांजिशनल फीचर्स बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ डिफिशिएंसी इन थायराइड हार्मोन ऑन कार्डियोवास्कुलर हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या है कि मेरे पास थायराइड हार्मोन कम हो गए हैं। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब ये है कि मेरे पास थायराइड हार्मोन कम हो गए हैं, जो हमारे पास T3 और T4 हैं वो कम हो गए हैं, ठीक है, कम हो गए। अब T3 और T4 ने ना बच्चे मेटाबॉलिज्म करवाना होता है, इनका काम होता है मेटाबॉलिज्म को तेज़ कराना। अगर ये कम है तो इसका मतलब है मेटाबॉलिज्म भी कम है। मेटाबॉलिज्म कम है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, हमारा जो है हार्ट रेट कम हो जाएगा, हमारी बॉडी जो है वो ठंडी होने लग जाएगी, कोल्ड होने लग जाएगी, ठीक है। हमारी बॉडी जो है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है, हमारी बॉडी जो है बच्चे वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें जो है ना वो आती हैं हमारे पास, ठीक है। पहली ऑप्शन है इंक्रीज हार्ट रेट, बच्चे हार्ट रेट कम हो जाएगा, वैसे ही गलत। दूसरी रिड्यूस हार्ट रेट, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तीसरी इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, डिक्रीज में भी डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है बच्चे वो ये इंक्रीज नहीं करते, डिक्रीज हार्ट रेट वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये हमारी रेजिस्टेंस को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज,
पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब है, पीआर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो हाइपोथायराइडिज्म में आपका ब्लड प्रेशर भी आपने याद रखने हैं, कम होता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी उसमें जो है ना पीआर वो कम होती है, इंक्रीज नहीं होती, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज हार्ट रेट, ये वैसे ही गलत, तो इसकी ऑप्शन बनेगी बीटा ऑप्शन। क्लियर है बच्चे। उसके बाद है द ब्लड टेस्ट इज बैरियर फॉर्म बाय द सर्टुलाई सेल्स प्रिवेंट द एक्सपोजर ऑफ डेवलपिंग स्पर्म टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये हमारे पास ना ये ब्लड है बाहर, ठीक है, उसके दरमियान ये सर्टुलाई ने सेल्स ने एक वो बनाया हुआ है, बैरियर बनाया हुआ है, और अंदर हमारे यहाँ पे स्पर्म्स हैं। अब वो कहता है कि सर्टुलाई सेल्स ने ये बैरियर क्यों बनाया, वो स्पर्म्स को किस चीज़ से रोकना चाहता था। तो वो स्पर्म्स को इस ब्लड के साथ मिलने से रोकना चाहता था। क्यों? क्योंकि स्पर्म जो है ना वो बॉडी के अपने सेल्स नहीं है, वो एक्सटर्नल सेल्स हैं। हमारे ब्लड के अंदर हमें पता है हमारा इम्यून सेल्स पड़े हुए हैं। इम्यून सेल्स अगर किसी भी एक्सटर्नल चीज़ को देख लें तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो स्पर्म जो है वो हमारी बॉडी के अपने सेल्स नहीं है, एक्सटर्नल सेल्स हैं, ठीक है। तो इम्यून सेल्स से बचाने के लिए सर्टुलाई सेल्स ने ये गैप बनाया हुआ है। क्लियर है। तो हम कहेंगे इसकी ऑप्शन बनेगी अल्फा ऑप्शन, इम्यून सेल्स। यानी ब्लड टेस्ट इज बैरियर इसलिए बनता है ताकि सर्टुलाई सेल्स स्पर्म को ब्लड से रोक सकें, और ब्लड के अंदर किससे रोक सकें, इम्यून सेल से, क्योंकि अगर इम्यून सेल्स आ गए तो उन्होंने स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देना है। क्लियर है। उसके बाद कहते हैं विच स्ट्रक्चर इन द मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रोड्यूसिंग अ लुब्रिकेंट फ्लूइड ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल, ठीक है। तो बच्चे ये जो चारों ग्लैंड्स हैं, पहले मैं इसका आपको फंक्शन बताता हूँ। सेमिनल वेजिकल का फंक्शन होता है फ्रुक्टोज बनाना, ठीक है, आपके सीमन के अंदर जो फ्रुक्टोज होती है उसको बनाना। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है आपके जो उसको आपका जो स्पर्म है उसको अल्कलाइन करना, ठीक है, और उसके अंदर दूसरी न्यूट्रिशन वगैरह डालना। वाज डेफरेंस का काम होता है आपके स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करवाना, ठीक है। बाकी रह गया बल्बोरिथल ग्लैंड, इसका काम होता है बच्चे आपकी जो स्पर्म्स हैं या आपकी बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनको लुब्रिकेट करना, ठीक है, स्पर्म्स की लुब्रिकेशन करवाना, ठीक है। तो आपका हमारे पास का जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका ऑप्शन होगा अल्फा, ठीक है। उसके बाद वो कहता है थायराइड हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म बाय बाइंडिंग टू न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। थायराइड हार्मोन बच्चे क्या कर रहे होते हैं, थायराइड हार्मोन मैंने आपको पहले भी बताया, थायराइड हार्मोन हमारे पास थायराइड हार्मोन्स हमारे पास मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाते हैं, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाते हैं, ठीक है। T3 और T4 जो है वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाएंगे, ठीक है। वो कहते हैं अब थायराइड मैंने आपको बताया था कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सेल की सरफेस के ऊपर ही काम करते हैं, कुछ जो है वो अंदर चले जाते हैं, ठीक है, ये अंदर न्यूक्लियस है यहाँ तक चले जाएंगे। इंसुलिन जो है वो बेचारा बाहर ही रह सकता था क्योंकि वो नॉन लिपिड था, वो बाहर ही रहता है। थायराइड मैंने आपको बताया था, थायरोक्सिन जो मैंने आपको बताया था ऊपर वाले एमसीक्यूज में, थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो ना लिपिड वाले होते हैं। तो लिपिड से इजीली वो हमारे पास लिपिड्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर तक जा सकते हैं, न्यूक्लियस के पास जाके वहाँ पे काम करवाते हैं। क्या काम करवाते हैं, मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। तो चारों ऑप्शंस में हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करवा रहे हैं ना वो बीटा ऑप्शन है। थायराइड हार्मोन्स रिसेप्टर एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवा रहे होते हैं, ठीक है। पहली ऑप्शन है डायरेक्टली बाइंड टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टू इनहेंस एटीपी प्रोडक्शन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके नहीं बाइंड करते, गलत। सी ऑप्शन इज इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन एनर्जी स्टोरेज, गलत। एनर्जी स्टोरेज में जाके ये किसी जीन्स को नहीं उनकी एक्सप्रेशन को इनहिबिट करते। थायराइड हार्मोन प्रमोट द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरेट इंक्रीजिंग ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, बिल्कुल ये इसमें भी नहीं करते। ये जाके सिर्फ बच्चे हमारे पास जो बेस्ट इनका रोल होता है ना वो रोल होता है ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाते हैं। क्लियर है। तो इसकी ऑप्शन बनेगी बीटा ऑप्शन हमारे पास। बाकी ऑप्शन भी अगर हम डीप डेप्थ में जाके देखें तो बाकी ऑप्शन भी हमारे पास ठीक होती हैं, लेकिन जो इसकी जो 100% जिसको आप कहें ना जो बेस्ट ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन होगी इसकी। क्लियर है बच्चे। तो ये था हमारा आज के सारे MCQs। होप सो आपको समझ आई होगी। मैं उमर इफ्तिखार साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।